आज मैं आपको एक पुरस्कार थ्रिलर फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बेसिक इंस्टिंक्ट। ध्यान से आगे बढ़ें और अपना ख्याल रखें। साबिक रॉकस्टार जॉनी बॉस का कत्ल हो जाता है। एसएफपीडी के जासूस निक कुरान को तहकीकात के लिए बुलाया जाता है। निक और उसका साथी गस मॉरन मौका वारदात पे पहुंचकर तफ्तीश शुरू करते हैं। मकतूल के कमरे में कैप्टन टेलकॉट फ्रॉन्जिंग टीम के साथ मौजूद होता है। जॉनी के बिस्तर और जिस्म खून से भरा होता है, जिसके हाथों को बिस्तर से एक सफेद स्कार्फ से बांधा होता है। निक और गस को मालूम होता है कि मौत का वक्त सुबह 2 बजे के करीब था। वॉकर उन्हें बताता है कि जॉनी आखिरी बार आधी रात के करीब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब छोड़ते हुए दिखाई दिया था। निक कत्ल करने वाले हथियार मांगता है तो एक जासूस उसे एक सील शुदा प्लास्टिक के अंदर खूनी आइस पिक देता है। उसे ये भी बताया जाता है कि जॉनी का बीच तमाम चादरों पर है। कैप्टन के अलावा सब हंसने लगते हैं, जो इन्हें बताता है कि मकतूल एक काबिल एहतराम आदमी था और मेयर की मुहिम में एक अहम शराकतदार था। इसके बाद निक वॉकर से जॉनी की गर्लफ्रेंड का नाम पूछता है। वो बताता है कि इसका नाम कैथरीन ट्रैमल है। वक्त जाया किए बगैर निक और गस कैथरीन से मिलने चले जाते हैं। एक सुनहरे बालों वाली लड़की नीचे आती है। निक कहता है कि उनके पास इसके लिए कुछ सवालात हैं, जबकि वो लड़की उनसे पूछती है क्या उनका ताल्लुक वाई स्क्वाड से है। निक जवाब देता है कि उनका ताल्लुक कत्ल के महकमे से है। गस लड़की से पूछता है कि उसने आखिरी बार जॉनी को कब देखा था। बगैर पलक झपकाए लड़की उनसे पूछती है क्या जॉनी मर गया है। गस पूछता है कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। वो आराम से जवाब देती है कि वो दूसरी सूरत में वहाँ नहीं होते। इसके तबसरे को नजरअंदाज करते हुए गस पूछता है कि वो पिछली रात जॉनी के साथ थी। वो इन्हें बताती है कि वो दरअसल कैथरीन को तलाश कर रहे हैं। वो अपना नाम रॉक्सी बताती है और कहती है कि वो कैथरीन की दोस्त है। निक रॉक्सी से कैथरीन का पता पूछता है और वो उनको बताने के बाद वहाँ से चली जाती है। कैथरीन बैल्कनी में तंबाकू नोशी करती हुई नजर आती है। निक और गस के तारुफ कराने के बाद, इससे पहले कि वो उसे बताते, वो कहती है कि वो जानती है कि जॉनी की मौत कैसे हुई है। निक कहता है कि उसे आइस पिक के साथ कत्ल किया गया है। कैथरीन सिर्फ मुस्कुराती है। वो पूछते हैं कि कैथरीन मकतूल को कितने अरसे से डेट कर रही थी। वो दलीली से उनकी इस्लाह करती हुए कहती है कि वो जॉनी से डेटिंग नहीं करती थी, वो इसके साथ सिर्फ सोती थी। वो 1.5 साल से एक दूसरे को जानते थे और कत्ल की रात वो जॉनी से मिली थी। वो क्लब में शराब नोशी के बाद एक साथ निकले थे, लेकिन कैथरीन उसके साथ नहीं गई थी और अपने घर वापस आ गई थी। निक कैथरीन से पूछता है क्या गुज़िश्ता रात इसके साथ कोई था। वो तंज़ी अंदाज में नफी में जवाब देती है और कहती है कि उसका मूड नहीं था। निक आंखों में आंखें डालकर उससे पूछता है कि क्या उसे जॉनी के मरने का अफसोस है। वो कहती है कि उसे अफसोस है और वो इसके साथ सोना पसंद करती थी। कैथरीन इन्हें कहती है कि वो अब मजीद बात करने के मूड में नहीं है। गस कहता है कि अगर वो तावन नहीं करती तो वो उसे पूछगछ के लिए स्टेशन ले जा सकते हैं, जिस पर कैथरीन पुरएतमादी से उन्हें अरेस्ट करने की दावत देती है। जब गस कुछ नहीं करता तो वो बेरुखी से उनको चले जाने का कहती है। कैथरीन से तफ्तीश करने के बाद निक सीधा अपने माहिर नफ्सियात डॉक्टर बेथ गार्नर के दफ्तर जाता है, जहाँ डॉक्टर बेथ उससे इसकी जिंदगी के बारे में दरियाफ्त करती है। निक एतराफ करता है कि जब से उन्होंने डेटिंग छोड़ दी है उसकी डेटिंग लाइफ खत्म हो गई है। वो मजीद बताता है कि उसने 3 महीने से शराब नोशी भी नहीं की है। बेथ उससे पूछती है क्या वो अब भी कोकेन का इस्तेमाल करता है। निक उसे फखर से बताता है कि उसने सिगरेट नोशी भी तर्क कर दी है। जाने से पहले बेथ उसे बताती है कि वो उसको बहुत याद करती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखे बगैर बाहर चला जाता है। ब्रीफिंग में निक और गस को मालूम होता है कि जॉनी की गर्दन और सीने में हमलों के 31 निशान थे। जाए वकुआ पर कोई काबिल इस्तेमाल नकूश भी नहीं थे। जबरी दाखिले का भी कोई आसार नहीं थे और कुछ गायब भी नहीं था। आइस पिक पर कोई नकूश नहीं थे और जॉनी के कमरे में पाया जाने वाला महंगा स्कार्फ था। इन्हें कत्ल की जगह से आला किस्म की कोकेन भी मिलती है। जॉनी जिसका इस्तेमाल कर रहा था उसके जर्रात होठों और शर्मगाह पर मिले थे। रिपोर्ट सुनने के बाद गस कैथरीन के बारे में मजीद जानना चाहता है और कैप्टन टेलकॉट वॉकर से कैथरीन से शुबह होने के बारे में पूछता है। वॉकर तस्दीक करने के बाद उसे एक औरत की फाइल देता है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होती है। उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होता है। वो 1983 में बर्कली में से फारिगुल तहसील होती है। वो बताता है कि कैथरीन अदब और नफ्सियात की माहिर है। कैथरीन के वालिदैन की मौत 1979 में एक कश्ती के हादसे में हुई थी और वो उनके तकरीबन $110 मिलियन के असासों की वारिस थी। कैथरीन साबिक मिडलवेट बॉक्सर मैनुअल वेस्क्वेज की मंगेतर भी रह चुकी थी, जिसकी मौत 1984 में रिंग के अंदर हुई थी। कैथरीन की प्रोफाइल मुकम्मल करते हुए वॉकर बताता है कि कैथरीन एक मुसन्निफ है। इसने एक कलमी नाम से एक साबिक रॉक एंड रोल फनकार के बारे में नॉवल भी लिखा था। दिन के इख्तिताम पर निक कैथरीन का नॉवल लव हर्ट्स पढ़ता है। वो अपने साथी को फोन करके बताता है कि किताब में मुजरिम भी आइस पिक का इस्तेमाल करता है और मकतूल के हाथ भी बिस्तर पर सफेद स्कार्फ से बंधे होते हैं। अगली सुबह कत्ल का महकमा डॉक्टर बेथ गार्नर और डॉक्टर लिमोंट के साथ एक मुलाकात करता है। डॉक्टर लिमोंट के मुताबिक या तो मुसन्निफा कातिल है जिसने अपने नॉवल की तरह कत्ल को अंजाम दिया है, या कोई इसकी किताब पढ़कर कैथरीन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। निक डॉक्टर लिमोंट से पूछता है कि वो किस किस्म का शख्स है और वो किसका सामना कर रहे हैं। डॉक्टर लिमोंट कहता है कि अगर ये कत्ल मुसन्निफ ने किया है तो वो एक वहशी और शैतानी जहन के इंसान का सामना कर रहे हैं। वो बताता है कि किसी भी किताब को लिखने के लिए कई महीने या साल लगते हैं, जिसका मतलब है कि मुसन्निफ ने कई साल पहले इसकी मंसूबाबंदी की होगी। ये एक नफ्सियाती
नफसियाती और जुनूनी सोच की निशानी थी। बेथ आम इस्लाम में समझाती है कि मुसन्निफ ने अपने बचाव के लिए किताब लिखी है और शायद वो उनसे कहे कि वो इतनी बेवकूफ नहीं कि किसी को इसी तरह कत्ल कर दे जैसा उसने अपनी किताब में लिखा था। निक पूछता है कि अगर ये कोई और शख्स है जिसने किताब पढ़ी हो। डॉक्टर लेमॉन्ड कहता है कि अगर ऐसा है तो उनका सामना ऐसे शख्स है जो इतना जुनूनी है कि वो मुसन्निफ को फंसाने के लिए किसी भी मासूम और बेगुनाह को कत्ल कर सकता है। निक और गस कैथरीन के घर जाते हैं। इंतजार करते हुए निक को एक पुराना अखबार दिखाई देता है जिसके एक मजमून में सयाहों की शूटिंग का जिक्र होता है जिसमें निक मुलविस होता है। वो कैथरीन से पूछता है कि क्या वो हमेशा पुराने अखबार पढ़ती है। वो जवाब देती है कि वो पढ़ती है जब वो पढ़ने के काबिल होते हैं। गस उसे अपने वकील के हक से आगाह करता है। वो इनकार कर देती है। रास्ते में गस पूछता है कि क्या वो कोई और किताब भी लिख रही है, जिसका वो इकरार करती है। वो कहती है कि ये एक जासूस के बारे में है जिसको एक खतरनाक औरत से मोहब्बत हो जाती है। निक तजस्सुस से जासूस का अंजाम पूछता है। कैथरीन आराम से जवाब देती है कि वो औरत उसे जान से मार देती है। निक स्टेशन में सबको मुतल्ला करता है कि कैथरीन ने अपना वकील करने से इनकार कर दिया है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉन कोरेली तफ्तीश शुरू करता है। कैथरीन तंबाकू नोशी करते हुए इश्तियाल अंगेज जवाबात देना शुरू कर देती है। वो बताती है कि जॉनी के साथ सिर्फ उसका जिस्मानी ताल्लुक था क्योंकि वो तजर्बात से नहीं डरता था। वॉकर नॉवल में बयान किए गए रेशम के सफेद स्कार्फ के बारे में पूछता है। कैथरीन ऐसे स्कार्फ के लिए अपनी तरजीह का इजहार करती है। इधर उधर की हाँकने के बजाय जॉन कैथरीन से पूछता है क्या उसने जॉनी को कत्ल किया है, और जैसा कि बेथ ने अंदाजा लगाया था वो कहती है कि वो बेवकूफ होगी अगर किसी को इसी तरह कत्ल करे जैसे उसने अपने नॉवल में लिखा था। कैथरीन बताती है कि वो जॉनी के साथ कोकेन इस्तेमाल करती थी। ये कह के वो निक से मुखातिब होती है और उससे पूछती है क्या कभी उसने कोकेन का इस्तेमाल करके किसी के साथ हम बिस्तरी की है। सब ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। कैथरीन आहिस्ता से अपनी एक टांग दूसरी टांग पे रखती है। उसकी इस हरकत से तमाम मर्दों का ध्यान बढ़ जाता है। वो उन पर खास तौर पर निक पर तंज करती है और पूछती है कि क्या उसने कभी अपनी बीवी से बेवफाई की थी। वो उसे सिगरेट पीने का भी पूछती है। निक उसे नजरअंदाज कर देता है। वो कैथरीन से पूछते हैं कि वो जॉनी से कैसे मिली। वो वजाहत करती है कि वो एक साबका रॉक एंड रोल स्टार के कत्ल के बारे में नॉवेल लिख रही थी, इसीलिए वो इसके क्लब जाती थी। कैथरीन झूठ पकड़ने वाले इम्तिहान की पेशकश करती है। वो इस इम्तिहान में आसानी से कामयाब हो जाती है। कोई सबूत न होने पर कैथरीन को आजाद कर दिया जाता है। वो घर जाने के लिए सवारी मांगती है। निक बगैर किसी हिचकिचाहट के हामी भर लेता है। उसे घर छोड़ने के बाद निक अपने साथियों के साथ शराब पीने एक बार जाता है। कैथरीन और निक के ताल्लुकात के बारे में वॉकर निक से पूछता है कि कैथरीन हमेशा इससे जाती सवाल क्यों पूछती है। निक वॉकर का मतलब समझ जाता है। वो वाजे करता है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। वो कहता है कि उन्हें कत्ल में कैथरीन की शमूलियत को मुस्तरद नहीं करना चाहिए। वो इसे कैथरीन के वालिदैन की मौत और उसकी किताबों पर गौर करने को कहता है। वॉकर उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देता है। इस गुफ्तगू के दौरान अचानक बेथ वहाँ आ जाती है। निक का एक साथी नेल्सन शराब पीने पर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और उसे शूटर बोल देता है। ये सुनकर निक गुस्से में आ जाता है और नेल्सन को खबरदार करता है। बेथ उन दोनों को लड़ने से रोक देती है। बेथ निक को अपने घर ले जाती है जहाँ वो एक दूसरे के साथ मशगूल हो जाते हैं। इसके बाद वो कैथरीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं। निक को पता चलता है कि कैथरीन उसके साथ बर्कले में पढ़ती थी और वो कुछ क्लासों में साथ भी थे। एक और ब्रीफिंग में मालूम होता है कि 1980 में बर्कले के एक प्रोफेसर का भी बिल्कुल इसी तरह कत्ल हो गया था। निक उस वक्त कैथरीन की मौजूदगी के बारे में पूछता है जिसकी वॉकर तस्दीक कर देता है। ये जानने के बाद वॉकर जासूसों को उसकी किताबों और उसके वालिदैन की मौत के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने का हुक्म देता है, जबकि निक को कैथरीन पर नजर रखने का कहता है। एक दिन जब निक कैथरीन का पीछा करता है तो वो उसे हेजल डॉपकिंस नामी एक औरत के घर में मिलती है। निक दूर से देखने के लिए अपनी गाड़ी में ठहरता है। जब कैथरीन बाहर आती है तो वो दोबारा इसका पीछा करता है। इस बार वो इसके पीछे उसके घर चला जाता है। वो उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। लाइट बंद होने के साथ ही निक होश में आता है और वहाँ से चला जाता है। स्टेशन में वो हेजल डॉपकिंस पर तहकीक करता है। उसे पता चलता है कि उस पर कत्ल का इल्जाम था और वो कुछ साल पहले जेल से रिहा हुई थी। इस दौरान गस आ जाता है और उसे बताता है कि बर्कले के प्रोफेसर का नाम गोल्डस्टीन था। वो यूनिवर्सिटी में कैथरीन का मुशीर था। वो हेजल को पहचान जाता है और निक को बताता है कि हेजल ने बरसों पहले अपने शौहर और 3 छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया था। उसने कत्ल से इनकार नहीं किया था। निक और सवालात पूछने के लिए कैथरीन के घर वापस जाता है। उसको अंदर पुराने अखबारात नजर आते हैं जिसमें निक की शूटिंग के बारे में जिक्र होता है। उसके पूछने से पहले कैथरीन बताती है कि वो उसे अपने नए नॉवल के मरकजी किरदार के लिए उसे इल्हाम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। निक उससे नोआ गोल्डस्टीन और हेजल डॉपकिंस के बारे में पूछता है। कैथरीन बताती है कि नोआ स्कूल में उसका मुशीर था। वो मजीद कहती है कि शायद वहीं उसको अपनी किताब का ख्याल आया था। कैथरीन कहती है कि हेजल उसकी दोस्त है जो कत्ल को समझने में उसकी मदद करती है। कैथरीन लुभाते हुए निक से उस शूटिंग के बारे में पूछती है। वो इश्तियाल दिलाने की कोशिश करती है। वो इससे पूछती है कि इस दिन उसने कितना कोकेन लिया था और क्या वजह है कि उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली। निक तैश में आ जाता है और उसे पीछे धकेल देता है। वहाँ रॉक्सी आ जाती है और दोनों गुस्से से भरे निक के सामने बोसो कनार में मसरूफ हो जाते हैं। वो और तैश में आ जाता है और सीधा बैथ के दफ्तर जाता है। वो उससे पूछता है कि उसकी फाइल्स तक किसकी रसाई है। वो नेल्सन का नाम लेती है। निक नेल्सन का सामना करके उस पर कैथरीन को फाइल्स फरोख्त करने का इल्जाम लगाता है जिसकी नेल्सन सख्ती से तरदीद कर देता है। निक दफ्तर से चला जाता है। गस उसके पीछे जाता है। निक कहता है कि कैथरीन इसके बारे में सब कुछ जानती है और वो इसके पीछे पड़ गई है। बैथ उस रात अपने अपार्टमेंट में निक से मुलाकात करती है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है जो लड़ाई तक पहुंच जाती है। पुरसुकून होने के बाद वो निक से कहती है कि वो उसे
नेल्सन को इसकी फाइल देना पड़ी थी क्योंकि वो निक को फोर्स से खारिज करने की सिफारिश करने वाला था। बेथ का कहना था कि इसने नेल्सन को इसकी फाइल्स दी थी ताकि वो खुद उनका जायजा ले सके। वो नहीं जानती थी कि वो फाइल्स किसी और को दिखाएगा। निक बेयकीनी की हालत में उसे चले जाने को कहता है। कुछ देर सोने के बाद निक को एक मौका वारदात पर बुलाया जाता है जहाँ एक गाड़ी में नेल्सन की लाश मिलती है। उसके सर पर करीब से गोली मारी गई होती है। गस बताता है कि ये रिवॉल्वर की गोली है। वॉकर निक से उसकी बंदूक मांग लेता है और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे दे देता है। निक को पूछगछ के लिए अंदर ले जाया जाता है। वो एतराफ करता है कि वो अपना सब्र खो बैठा था। बेथ वहाँ पहुँच जाती है। वो बताती है कि गुज़िश्ता रात निक के अपार्टमेंट में थी। वो मजीद कहती है कि निक को अपने किए पर पछतावा था। वॉकर रिकॉर्ड के लिए निक से पूछता है कि क्या उसने नेल्सन को कत्ल किया है। निक सख्ती से तरदीद कर देता है। कैप्टन टेलकॉट टैश में आकर उसे छुट्टी पर भेज देता है। निक को अगले रोज मालूम होता है कि कैथरीन के वालिदैन की कश्ती एक खराबी की वजह से तबाह हुई थी। एंड्रू बताता है कि कश्ती में 2 बार पहले मुरम्मत हो चुकी थी। निक को इस हादसे में कैथरीन के मुलव्वस होने का यकीन हो जाता है। निक वॉकर से कहता है कि नेल्सन के कत्ल में उसे कैथरीन पर शक है, लेकिन वॉकर उसे कैथरीन से दूर रहने का हुक्म देता है। निक अपने घर जाता है जहाँ कैथरीन उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक के लिए मदऊ करता है। फिर पूछता है कि उसने नेल्सन को उसकी फाइल्स के कितने पैसे दिए थे। कैथरीन उसका सवाल टाल देती है। फिर वो शराब पीना शुरू कर देते हैं। कैथरीन उसे एक नॉवेल देती है जिसमें एक लड़की अपने वालिदैन को कत्ल कर देती है। वो बताती है कि उसने ये किताब अपने वालिदैन के मरने के बरसों बाद लिखी थी। जाने से पहले कैथरीन उसे बताती है कि अगर वो इसका पीछा करना चाहता है तो वो शाम को जॉनी के क्लब में होगी। सीढ़ियों से उतरते हुए कैथरीन गस को देखती है और उसे सलाम करती है। गस उसे निक के घर देखकर हैरान होता है। रात को निक जॉनी के क्लब जाता है। वहाँ उसे कैथरीन और रॉक्सी बाथरूम में कोकेन का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। कैथरीन और निक डांस करना शुरू कर देते हैं। रॉक्सी उन्हें देखकर हसद में मुब्तला हो जाती है। निक और कैथरीन हम बिस्तर होते हैं। कैथरीन निक के हाथ सफेद स्कार्फ से बांध देती है। कैथरीन के सोने के बाद निक बाथरूम जाता है जहाँ रॉक्सी उसे जान से मारने की धमकी देती है। रॉक्सी को गुस्सा दिलाने के लिए निक पूछता है कि वो कैथरीन के साथ कितने अरसे से है। वो कहती है कि कैथरीन चाहती है कि वो ये सब देखे। ये कह के वो वहाँ से रुखसत हो जाती है। अगली रात निक और गस की मुलाकात होती है जहाँ गस को पता चलता है कि निक और कैथरीन हम बिस्तरी कर चुके हैं। गस को ये बात बुरी लगती है। गस निक को बताता है कि अंदरूनी मामलात के महकमे ने नेल्सन के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को ढूंढ लिया है। उसमें $50,000 थे जो 3 महीने पहले निकाले जा चुके हैं। निक ये सुनकर उलझ जाता है क्योंकि 3 महीने पहले तो नेल्सन कैथरीन को जानता तक नहीं था। गस से रुखसत लेने के बाद निक अपनी गाड़ी की तरफ जाता है जहाँ एक काली गाड़ी उसे कुचलने की कोशिश करती है। पहली कोशिश में गाड़ी निक को टक्कर मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरी और तीसरी कोशिश में निक बचने में कामयाब हो जाता है। वो तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करता है। काली गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। गाड़ी रॉक्सी चला रही होती है। वो मौके पर ही दम तोड़ देती है और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। वॉकर को निक की बातों पर यकीन नहीं आता। गाड़ी कैथरीन की मलकियत में होती है। निक कैथरीन के पास उसकी खैरियत दरियाफ्त करने जाता है जहाँ कैथरीन अपने दुख का इजहार करती है। वो कहती है कि जो भी उसके करीब आते हैं वो मर जाते हैं। फिर वो निक को अपने साथ हम बिस्तरी करने का कहती है। कुछ देर बाद निक पूछता है क्या उसे लगता है कि जॉनी को भी रॉक्सी ने कत्ल किया है, लेकिन कैथरीन यकीन दिलाती है कि रॉक्सी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उसको नुकसान हो। वो उसे एक लड़की के बारे में बताती है जो इसके साथ कॉलेज में थी। उस लड़की का नाम लीजा ओबरमैन था। वो इसका पीछा करती थी और तस्वीरें उतारती थी। लीजा ने उसकी तरह कपड़े पहनना और उसकी तरह बालों को रंग करना भी शुरू कर दिया था। ये पहली दफा था जब कैथरीन ने किसी बात का इजहार किया हो। स्टेशन में निक को मालूम चलता है कि रॉक्सी ने 16 साल की उम्र में अपने दोनों छोटे भाइयों का कत्ल कर दिया था। निक और गस स्टेशन से निकल जाते हैं। निक अपने साथी को बताता है कि वो कैथरीन पर अब शक नहीं करता। ये सुनकर गस गुस्से में आ जाता है। निक लीजा का रिकॉर्ड हासिल करने बर्कली यूनिवर्सिटी जाता है। उसके बाद वो कैथरीन के घर जाता है जहाँ उसे हेजल डॉपकिंस नजर आती है। कैथरीन उनका तारुफ करवाती है। हेजल के जाने के बाद निक उसे बताता है कि बर्कले में लीजा नाम की किसी लड़की का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है कि निक अब भी उस पर शक कर रहा है। वो निक को दुरुस्त करती है कि उसका नाम लीजा होबरमैन था। निक स्कूल फोन करता है और उन्हें लीजा होबरमैन का रिकॉर्ड मिल जाता है। एंड्रयू की मदद से निक को मालूम होता है कि लीजा होबरमैन दरअसल डॉक्टर बेथ गार्नर है। निक बेथ के अपार्टमेंट जाता है और बेथ एतराफ कर लेती है। वो मजीद बताती है कि कैथरीन उसके पीछे पागल हो गई थी और उसने अपना हुलिया भी बेथ की तरह करना शुरू कर दिया था। अब निक के पास एक कहानी के 2 पहलू थे। बेथ कहती है कि कैथरीन पागल है और झूठ बोलती है। तंग आकर निक अपने घर चला जाता है जहाँ कैथरीन उसका इंतजार कर रही होती है। निक उसे बेथ के बारे में बताता है। वो अपनी बात पर कायम रहती है। वो बताती है कि उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी करवाई हुई थी। निक उस रिपोर्ट की तलाश करता है। उसे मालूम चलता है कि ये रिपोर्ट नेल्सन के पास भी रही होती है। निक इस बात का इजहार गस से करता है और कहता है कि शायद बेथ ने नेल्सन को कत्ल किया है क्योंकि वो इसकी रिपोर्ट के बारे में जानता था। गस इख्तलाफ करता है और कहता है कि उसे कैथरीन की किसी बात पर यकीन नहीं है। निक बेथ के शौहर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसके शौहर का 6 साल पहले इंतकाल हो
चुका होता है। वो मुकामी पुलिस से राब्ता करता है। पुलिस के मुताबिक उसका शौहर जब घर वापस जा रहा था तो उसी किसी ने एक रिवॉल्वर से गोली मार दी थी और उनके मुताबिक इस हादसे में कोई मशकूक नहीं था। बेथ पर भी शक नहीं था। निक को पता चलता है कि बिल्कुल यही सवाल नेल्सन भी कई साल पहले पूछ चुका था। उस वक्त ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि बेथ की किसी गर्लफ्रेंड ने उसके शौहर को कत्ल कर दिया है। कैथरीन के घर निक को अपनी जिंदगी का खुलासा नजर आता है, जहाँ लिखा होता है कि जासूस के साथी को एक बिल्डिंग की लिफ्ट में मारा जाएगा। कैथरीन वहाँ आती है और कहती है कि उसने अपनी कहानी मुकम्मल कर ली है। वो कहानी के इख्तिताम के बारे में उससे पूछता है। वो जवाब देती है कि उसने पहले ही बता दिया था कि जासूस की गर्लफ्रेंड उसे जान से मार देगी। ये कहकर वो निक को अलविदा कहती है। उसका किरदार मर चुका है और वो निक के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। गस निक को कैथरीन की एक पुरानी दोस्त से मिलवाने ले जाता है। वो कहता है कि ये औरत कैथरीन और बेथ दोनों को जानती है। गस निक को ये भी बताता है कि जॉनी की साइकियाट्रिस्ट और बेथ एक ही ऑफिस में काम कर चुके हैं। गस स्वीट 405 की तरफ जाता है और निक गाड़ी में उसका इंतजार करता है। गस लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है। अचानक निक को कैथरीन की किताब याद आ जाती है। वो तेजी से होटल की तरफ अपने दोस्त को बचाने के लिए लपकता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा चौथे फ्लोर पर खुलता है, कोई काला कोट पहने गस पर आइस पिक से वार करना शुरू कर देता है। गस का उसी तरह कत्ल हो जाता है जैसा कैथरीन के नॉवल में लिखा था। उसको अपनी सिमत आते हुए एक आवाज सुनाई देती है। ये बेथ होती है। वो कहती है कि किसी ने उसे यहाँ मैसेज करके बुलाया है। निक उस पे बंदूक तान लेता है। वो उसको बताता है कि उसके शौहर के बारे में वो सब कुछ जानता है। इस धमकी के बावजूद बेथ एक हाथ कोट में डालकर उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। निक उसे हथियार समझकर गोली चला देता है, लेकिन वो चाबियों का गुच्छा होता है। पुलिस पहुंचने के बाद वॉकर निक से तफ्तीश शुरू करता है। इसी दौरान एंड्रयू उन्हें सीढ़ियों पे वेग, आइस पिक और एक पुलिस कोट दिखाता है। बेथ के अपार्टमेंट से एक रिवॉल्वर बरामद होती है। वहाँ और भी सबूत मिलते हैं जो बेथ को जॉनी, नेल्सन और गस के कत्ल से जोड़ देते हैं। उसके घर से अखबारात की कटिंग्स और कैथरीन की मंगनी की तस्वीरें भी मिलती हैं। तहकीक से पता चलता है कि बेथ के अपार्टमेंट से मिलने वाली बंदूक से ही नेल्सन का कत्ल हुआ था। ये सब निक को मजीद उलझा देता है और वो उकताकर घर चला जाता है, जहाँ कैथरीन उसका इंतजार कर रही होती है। वो बताती है कि निक को खो देने के डर से उसने रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ देर बाद वो हम बिस्तरी करते हुए नजर आते हैं और उस बिस्तर के नीचे एक आइस पिक छुपी होती है।